तो दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ठीक है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे। और अभी तक के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेंड कर चुका हूँ और मेरी जो स्पेशलिटी है वो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर एंड बैंकिंग में है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे अनअकैडमी इंडिया का टॉप लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आज के समय में अगर सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में देखा जाए तो लर्निंग से बेटर कुछ भी नहीं है। अनअकैडमी आपको घर बैठे हुए 30 से ज़्यादा 30+ कोर्सेज की घर बैठे हुए स्टडी प्रोवाइड करता है। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप इंडिया जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का प्लान है, 1 ईयर का प्लान आपको जो पड़ेगा दोस्तों वो रहेगा टोटल 5400 का। ठीक है, 5400 में विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड यूज करना होगा और मेरा कोड है SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं 24 मंथ के लिए तो ये आपको पड़ेगा 6480 का। तो आई थिंक 2 ईयर इज मोर बेटर देन द 1 ईयर। ठीक है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन इसमें से लेते हैं तो अगर आपको 10% का डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कोड को यूज करेंगे। और कोड को यूज करना मत भूलिएगा, मेरा कोड है SKT लाइव। तो अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो उसमें मैं टोटल टॉप 15 MCQ लेने वाला हूं। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर और ये कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस बैंक एग्जाम में आ चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड बाई RBI। ठीक है, ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी स्कीम को RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, सेकंड है जनधन योजना, थर्ड वन मुद्रा बैंक योजना और अगर फोर्थ की बात करने जाएं तो वो है PM किसान और लास्ट ऑप्शन है नन। ठीक है, तो इन 5 ऑप्शन में पहले तो आप ये देखिए जरा, आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट से लिंक कर रहा है या RBI से। तो अगर मैं ऑप्शन इनकी बात करूं, बी की बात करने जाऊं या फिर मैं बात करने जाऊं किसकी, सी की, तो मुद्रा याद है आपको, मुद्रा आया था 2015 में। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। और ये जो जनधन योजना है ये आया था PMJDY के अंदर, आपको याद हो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो प्रोग्राम आया था 2014 में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वर्ड आया, इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, RBI का पार्ट नहीं है, RBI ने इसको नहीं लॉन्च किया होगा। मुद्रा ये भी सरकार का पार्ट है, 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। आपने देखे हो 3 टाइप के लोन पढ़े होंगे। माइक्रो, ठीक है, आपने माइक्रो लोन्स में पढ़ा होगा किसको, शिशु, ये आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद किशोर और तीसरा आपने वर्ड समझा होगा जिसका नाम था तरुण। ठीक है, तो मुद्रा के अंदर ये 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। PM किसान की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये अभी लास्ट ईयर रिसेंटली बजट में लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसके अंदर जो छोटे फार्मर थे उनको एनुअली या ईयरली 6000 रुपये का अलोकेशन किया जाएगा, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और एवरी इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये का होगा। ठीक है, तो अगर आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन आई थिंक आप समझ सकते हैं कि राइट आंसर हम यहाँ पर क्या टिक करेंगे, तो राइट आंसर होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। क्योंकि ये जो जनधन योजना है ये सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर 2014 में, ये सरकार लेके आया था 2015 में, PM किसान लास्ट ईयर बजट में आया था 2019 में। तो RBI के द्वारा जो स्कीम लेके आई गई है वो है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, जो कि लॉन्च की गई थी 1995 में। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च्ड बाय होम, या फिर इस तरीके से पूछता है कि अमंग द फॉलोइंग विच स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड बाय द RBI। जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया तो ये याद रखिएगा, ये बैंकिंग ओम्बड्समैन जो स्कीम है ये 14 जून को 1995 को द्वारा RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ओम्बड्समैन आपने सुना होगा। अगर हम ओम्बड्समैन की बात करने जाएं तो ओम्बड्समैन 3 तरह के होते हैं, लोकपाल, एक होता है एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो
जो अभी बनाया गया, आपने जन लोकपाल के बारे में सुना होगा। एक होता है बैंकिंग लोकपाल जो आरबीआई अपॉइंट करता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है इंश्योरेंस लोकपाल। तो अगर आपको इंश्योरेंस फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप जाएंगे इंश्योरेंस लोकपाल के पास। बैंकिंग ऑपरेशन से कोई प्रॉब्लम है कस्टमर को तो वो कहाँ कंप्लेन को फाइल करेगा, सबसे पहले बैंक के पास। और अगर बैंक 30 डेज में उसको रिजॉल्व नहीं करता तो कंप्लेन को फर्दर लेके जा सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, जो आरबीआई ने लॉन्च किया था 1995 में, ठीक है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35 है। और दूसरा होता है एंटी करप्शन जो बॉडी बनाई गई है जन लोकपाल, जिसके समय हेड बनाए गए हैं जस्टिस पीसी घोष, ठीक है। तो आई थिंक ओम्बड्समैन का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। 3 तरह के ओम्बड्समैन है, एक एंटी करप्शन का, एक बैंकिंग का और एक इंश्योरेंस का। और यहाँ पर जो आरबीआई के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई वो याद रखिएगा, जिसका नाम है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट इज कंपाउंडेड ऑन। तो जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कंपाउंड किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है डेली बेसिस, ईयरली बेसिस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ऑल ऑफ दिस। आप किसी भी बैंक में जब पैसा जमा करते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट डिफरेंट है, ये तो क्लियर है। जैसे आपने एसबीआई में जमा किया, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है तो मैंने एचडीएफसी में जमा किया। सो एवरी बैंक प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। बट ये इंटरेस्ट अकाउंट कैसे होता है आपको ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है ये डेली बेसिस पे काउंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डेली बेसिस पे कैसे काउंट होगा जरा समझिएगा। मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट खोला और अपने बैंक अकाउंट में आपने 50,000 रुपए जमा किए। कुछ दिन बाद गए, आपने 20,000 इसमें से विड्रॉ कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका 30,000। और फिर आपने 10,000 जमा कर दिया, तो टोटल पैसा कितना रहा 40,000। तो जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट रहेगा, डिपॉजिट बैलेंस, दैट डिपेंड ऑन योर नंबर ऑफ क्रेडिट एंड नंबर ऑफ डेबिट, एंड नंबर ऑफ क्रेडिट एंड नंबर ऑफ डेबिट डिपेंड ऑन योर डिमांड। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस पैसा है, तो आप डिपॉजिट करेंगे, और अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप पैसा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो इंटरेस्ट रेट काउंट होना है वो याद रखिएगा डेली टू डेली है, क्योंकि इस पर ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्रेडिट किए और कितने नंबर ऑफ डेबिट किए। और जो क्रेडिट और डेबिट है वो डे टू डे लाइफ में वेरी करते हैं, और वेरी करने के कारण याद रखिएगा जो इंटरेस्ट रेट कंपाउंड होता है वो डेली बेसिस में। अगर वह पूछता है कि हाउ द इंटरेस्ट रेट एडेड, तो अगर हम एडिड की बात करते तो ये याद रखिएगा जो ऐड होता है आपका इंटरेस्ट रेट वो होता है क्वार्टरली। लेकिन काउंटेड की बात की गई है तो काउंट कैसे होगा आपका डेली बेसिस में। हाँ, वो बात अलग है कि ईयर में आपको जो टोटल स्टेटमेंट मिल के आता है वो कैसे आता है, ईयरली। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु डिसाइड इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट बैलेंस, तो याद रखिएगा बैंक इटसेल्फ। इंटरेस्ट रेट काउंटेड बाय द बैंक ऑन डेली बेसिस, इट एडेड इन क्वार्टरली, एंड इन अ 1 ईयर इंटरेस्ट रेट एडेड 4 टाइम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इसमें आरबीआई की सब्सिडरी के बारे में पूछा गया है कि इन फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं इसमें से आरबीआई का सब्सिडरी कौन होगा। तो आप जानते हैं कि आरबीआई की अगर हम सब्सिडरीज की बात करने जाएं तो आरबीआई के टोटल इस समय जो प्रेजेंट में सब्सिडरीज हैं, देयर आर 4 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, ठीक है। अगर मैं एनएचबी की बात करूं, पहला ऑप्शन है नेशनल हाउसिंग बैंक, और नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है डीआईसीजीसी, इनके एब्रिविएशन भी आपके एग्जाम में आते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आईडीबीआई अभी बड़ा न्यूज में आया था क्योंकि इसको पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, एलआईसी के अंदर चला गया है, एलआईसी की सब्सिडरी है, अब ये याद रखिएगा, ये एलआईसी की सब्सिडरी चला गया, ठीक है। और नन ऑप्शन। तो अब आपको इनमें से बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा आरबीआई का सब्सिडरी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आपको समझाता हूं, एनएचबी बिगनिंग में था, एनएचबी बिगनिंग में अगर हम बात करें, अर्लियर वाज ओन्ड बाय आरबीआई बट नाउ इट ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब ये किसके अंडर चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के आ गया। 2018 की अगर हम बात करने जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चला गया।
इसी तरीके से नाबार्ड बिगिनिंग में आरबीआई का सब्सिडरी था, बट अब नाबार्ड का ओनरशिप चेंज हो चुका है और नाबार्ड भी किसके अंडर जा चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस नाबार्ड का टोटल जो ऑथराइज कैपिटल की अगर मैं बात करने जाऊं तो इसका ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 30,000 करोड़। ठीक है, तो इन दोनों का जो ओनरशिप था बिगिनिंग में एनएचबी और नाबार्ड का, इस पर आरबीआई का था। अर्लियर बोथ वाज द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, बट नाउ बोथ ओन्ड बाय, याद रखिएगा अब दोनों का जो ओनरशिप है वो किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और नाबार्ड याद रखिएगा नाउ फुली कन्वर्टेड अंडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द टोटल ऑथराइज कैपिटल याद रखिएगा 30,000 करोड़। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि कस्टमर के क्रेडिट डिपॉजिट पर गारंटी प्रोवाइड करता है। पहले जो ये गारंटी प्रोवाइड करता था कि अगर कोई बैंक फेल हो जाती है तो उस फेल होने पर ये जो ईच डिपॉजिट पर मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था 1 लाख रुपए, बट अब इसको बढ़ा करके याद रखिएगा ये इंश्योरेंस अमाउंट है और इसको बढ़ा करके 1 लाख से अभी जो रिसेंटली बजट में किया गया वो कितना, 5 लाख। तो ये याद रखिएगा डीआईसीजी का जो मेन फंक्शन है 1978 इसका एस्टेब्लिशमेंट, और इसका जो मेन फंक्शन है टू सिक्योर द डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, इट प्रोवाइड गारंटी ऑन द कस्टमर क्रेडिट एंड डिपॉजिट ऑन द बैंक इफ एनी बैंक फेल्ड। ठीक है, so it's secured amount how much, maximum deposit 1 lakh rupee, but now the insurance amount increased from 1 lakh to how much, 5 lakh, and it is the fully owned subsidiary of RBI। अब बचता कौन सा है, आईडीबीआई, तो आईडीबीआई भी कन्वर्ट हो गया और आईडीबीआई अब किसका सब्सिडियरी बन गया है, एलआईसी का। ठीक है, तो ये एलआईसी के अंडर चला गया है और अब ये आपका पब्लिक सेक्टर कैटेगरी से किस कैटेगरी में चला गया, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्राइवेट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द बैंक रेट बाय 1%। ठीक है, अगर आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बैंक रेट के डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ठीक है, बैंक रेट की डिक्रीज होने का मतलब ये है कि बैंक्स गेट चीपर लोन फ्रॉम आरबीआई, एंड व्हेन बैंक्स गेट चीपर लोन फ्रॉम आरबीआई, तो बताइए जरा बैंक पब्लिक को चीपर रेट पर लोन देगा या हायर रेट पर। अगर आपने समझा दिया कि अगर आरबीआई चीपर रेट पर बैंक को लोन देने जा रहा है तो बैंक कस्टमर को चीपर रेट पर इंटरेस्ट देगा या लोन देगा या हायर इंटरेस्ट रेट पर, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो चेंज इन द मार्केट लिक्विडिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, या ई ऑप्शन में बोथ ए एंड बी। देखते हैं जरा, आप प्रयास जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या आंसर टिक किया, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कैसे राइट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज करता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बैंक रेट की डिक्रीज होने से क्या होगा कि आरबीआई लैंड, याद रखिएगा आरबीआई लैंड चीपर लोन टू बैंक्स, आरबीआई लैंड चीपर लोन टू बैंक्स। ठीक है, तो बैंक को चीपर लोन मिलेगा और जब बैंक के लिए चीपर लोन हो जाएगा तो बैंक भी अपने जो लोन लैंडिंग रेट्स है उनको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, जो लोन लैंडिंग रेट्स होते हैं बैंक यूज करती है उसको भी क्या कर देंगे, डिक्रीज करें देंगे। और जब लोन लैंडिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, पब्लिक बोरो मोर मनी, पब्लिक बोरो मोर मनी। भाई मुझे अगर कॉस्टलियर लोन मिलेगा तो मैं कम बोरो करूंगा, ठीक है, और अगर मुझे चीपर लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा तो मैं ज़्यादा बोरो करूंगा। मुझे सस्ता लोन कब मिलेगा, जब बैंक को सस्ता लोन आरबीआई से मिलेगा, और आरबीआई सस्ता लोन कब लैंड करेगा, जब अपने रेपो रेट को, बैंक रेट को या एमएसएफ को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा बोरो करूंगा, सस्ता लोन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिक्विडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आई थिंक अब आपको हिंट मिल गया होगा, जब आरबीआई अपने रेपो रेट को, बैंक रेट को या एमएसएफ को डिक्रीज करता है तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसके जस्ट रिवर्स क्वेश्चन होता, वो ये बोलता है कि आरबीआई इंक्रीज एमएसएफ या रेपो रेट बाई 1%, तो फिर आप उस कंडीशन में ऑप्शन ए को टिक करने जाते, क्योंकि जब आरबीआई लोन को कॉस्टलियर करेगा इसका मतलब है बैंक्स गेट कॉस्टलियर लोन फ्रॉम आरबीआई, एंड व्हेन बैंक्स गेट कॉस्टलियर लोन फ्रॉम आरबीआई देन बैंक्स आल्सो लैंडेड कॉस्टलियर लोन फॉर द पब्लिक। ठीक है,
एंड व्हेन लोन्स बिकम कॉस्टलियर इन द मार्केट देन पब्लिक बोरो लेस मनी फ्रॉम द बैंक। और जब पब्लिक कम पैसा बोरो करेगा तो उसका इंडिकेशन क्या होगा, देयर इज अ लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। आई थिंक ये ऑप्शन क्लियर होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है, आपको जरूर वहां पर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 1 रुपी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ। तो 1 रुपए का जो नोट होता है वो किसके सिग्नेचर बियर करता है। 1 रुपए का तो आप नोट जानते होंगे, ठीक है। सबसे पहले 1917 में इशू किया गया था 1 रुपए के नोट को, ठीक है। जो आपकी अगर हम बात करने जाएं, जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो प्रेसिडेंशियल बैंक्स थी उनके द्वारा 1917 में सबसे पहले 1 रुपए आया था। और उस समय अगर बात करने जाएं तो 1 रुपए की जो वैल्यू हुआ करती थी वो अराउंड $13 हुआ करती थी। ये कंडीशन थी उस समय 1917 में। तो ये 100 ईयर से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, 100 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं, 2017 में सेंचुरी पूरी कर चुका है। तो इसमें पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर कौन करता है, गवर्नर, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर ऑप्शन ई है अदर देन द गिवन ऑप्शन। तो बताइएगा मुझे जरा 1 रुपए पर सिग्नेचर कौन करेगा। तो हम आंसर देखते हैं जरा कि आंसर क्या होगा दोस्तों। देखो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। तो ये याद रखिएगा कि जो 2 रुपए एंड अबव डिनोमिनेशन, 2 रुपए या उससे जो अबव डिनोमिनेशन है, ठीक है, 2 रुपए या उससे जो हायर डिनोमिनेशन होंगे उनको इशू करने वाला कौन रहेगा। इनको जो इशू किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई। एक चीज ये, अगर आरबीआई इशू करेगी तो इन पर सिग्नेचर भी कौन करेंगे, आरबीआई गवर्नर, जो इस समय मिस्टर शक्तिकांत दास साहब है, 25th आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो 2 रुपए या उससे जो हायर डिनोमिनेशन है उनको इशू कौन करेगा, याद रखिएगा आरबीआई इशू करेगा। और जो सिग्नेचर करेंगे वो आरबीआई गवर्नर। अब बचा क्या, पूछा इसमें क्या किया गया है, 1 रुपए डिनोमिनेशन के बारे में बात हो रही। तो जो 1 रुपए की पेपर करेंसी है, ये याद रखिएगा कि 1 रुपए की जो पेपर करेंसी इसको इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डेफिनेटली अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करेगा तो सिग्नेचर कौन करेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये आप बात याद रखेगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कई बार इसको पूछा गया, आरबीआई हो, एसबीआई हो, या आईबीपीएस या आरआरबी के हम बात करने जाए, सभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो 2 रुपए या उससे जो अबव डिनोमिनेशन उस पर सिग्नेचर करता है आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। इस समय जो गवर्नर है 25th गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास साहब। लेकिन जो 1 रुपए का डिनोमिनेशन उस पर सिग्नेचर कौन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करेगा और सिग्नेचर करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस समय प्रेजेंट में मौजूदा कंडीशन में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है इंडिया के। और दोस्तों एक चीज जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको समझाया कि जो 1 रुपए का नोट था ये इशू किया गया था सबसे पहले 1917 में, ठीक है, 1917 में। और ये इशू किया गया था बाय द प्रेसिडेंशियल बैंक्स। प्रेसिडेंशियल बैंक्स, 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स थी, याद रखिएगा। प्रेसिडेंशियल बैंक्स 3 प्रेसिडेंशियल बैंक थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 100 ईयर्स पूरे कर चुका है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो 1 रुपए के नोट को ज़्यादा इशू नहीं किया जाता, क्योंकि 1 रुपए का जो टोटल वैल्यू होता है, ठीक है, इसकी जो इशू कॉस्ट जाती है इसकी वैल्यू से ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। तो अगर 1 रुपए के नोट को हमने प्रिंट करना है, बनाना है, सब कुछ करना है, तो ओवरऑल कॉस्ट 1 रुपए 34 पैसे है। और टोटल वैल्यू इसकी टोटल कितनी जाती है, 1 रुपए। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करने जाए तो 1 रुपए 34 पैसे। तो द प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑफ 1 रुपए, इशूइंग कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट होती है इज मोर देन इट्स वैल्यू। तो इसको ज़्यादा इशू नहीं किया जाता, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और 2 रुपए और जो अबव डिनोमिनेशन होंगे इशू करेगा आरबीआई, सिग्नेचर कौन करेंगे, आरबीआई गवर्नर। कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा था कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, वो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आरबीआई हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस सीटीएस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, विच मीन्स दैट। आपने देखा होगा, आप किसी भी चेक को देखिएगा तो चेक आप जहां से फाड़ते हैं, कट करते हैं, उस जगह पर लिखा होता है CTS 2010। तो ये 2010 में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी CTS। और ये जो CTS की अगर हम बात करने जाएं तो NPCI का ये एक कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि सीटीएस से क्या फायदा हुआ, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक इज स्टॉप्ड बिटवीन बैंक्स एंड इंस्टीड ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक इमेज बी एक्सचेंज फॉर क्लियरेंस ऑफ फंड्स। थोड़ी ऑप्शंस बड़े बड़े हैं तो अच्छे से समझिएगा। सेकेंड ऑप्शन है द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ चेक फॉर क्लियरेंस ऑफ फंड्स बी मेड मोर सिक्योर। ऑप्शन सी दिया गया है इशू ऑफ चेक टू कस्टमर्स be made more secure by introducing more enhanced security features. Option D है a few technology to process payments between banks exclusively other than the given option। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुझे आप बताइएगा जरूर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है, तो जो सीटीएस टेक्नोलॉजी है मैंने आपको बताया सीटीएस टेक्नोलॉजी आई 2010 में, ठीक है। पहले क्या होता था, मान लीजिए दो पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन ने पेमेंट देना है, एक कोई पर्सन है ए और बी, ए ने पेमेंट देना है बी को, तो ए ने चेक के थ्रू पेमेंट दिया, ठीक है, चेक के थ्रू उसने पेमेंट दिया, तो बी अपने किसी बैंक में जमा करेगा, बी का जिस भी बैंक में बैंक अकाउंट होगा उसमें जमा करेगा। लेकिन एक्चुअली चेक तो इश्यू किया था ए ने, तो ये बैंक क्या करेगी, इस चेक को फॉरवर्ड करेगी उस बैंक के पास जिस बैंक में किसका बैंक अकाउंट है, ए का, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, पहले ये मूवमेंट फिजिकली होता था, लेकिन सीटीएस आ जाने के बाद ओनली इलेक्ट्रॉनिक इमेज एक्सचेंज होती है, ठीक है। अब फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज को एक्सचेंज किया जाएगा बिटवीन टू बैंक्स टू मेक द क्लियरेंस प्रोसेस फास्टर। तो एक तो इससे क्लियरेंस प्रोसेस फास्ट हुआ, ठीक है, जो क्लियरेंस प्रोसेस का टाइम था वो रिड्यूस हुआ, सेफ्टी इंक्रीज हो गई। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल मूवमेंट को रिड्यूस करता है, चेक के क्लियरेंस प्रोसेस को फास्ट करता है और सेफ्टी को इंक्रीज करता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या लिखा गया है कि सीटीएस रिड्यूस द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक बिटवीन द बैंक्स, ठीक है, इंस्टीड एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज बी एक्सचेंज फॉर द क्लियरेंस ऑफ फंड। तो जब हम सीटीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पहले फिजिकल मूवमेंट होता था, जो डाकिया होता था वो लेकर के जाता था चेक को, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी सेफ्टी के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज को एक बैंक से दूसरे बैंक तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो क्लियरेंस प्रोसेस है वो फास्ट हो गया है, सेफ्टी बढ़ गई है, चेक के खोने के चांसेस नहीं है, तो कुछ भी मिसप्लेस नहीं हो सकता, तो बहुत बेटर है। फिजिकल मूवमेंट खत्म हुआ, तो सीटीएस ने इन सभी चीज़ों को, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया चेक के, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया है, एक तो कि सीटीएस आया कब, तो याद रखना है 2010 में, और किस इमेज को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज, जिसको हम नेम देते हैं MICR, 9 डिजिट का कोड होता है। इसके बारे में मे भी एक क्वेश्चन मैंने रखा भी है। और ये जो सभी चीज़ें हैं सीटीएस और MICR, याद रखिएगा ये किसके प्रोडक्ट है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मेन फंक्शन है टू प्रोमोट डिजिटल बैंकिंग इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। वो कौन सा रेट है जिसके अंडर RBI कमर्शियल बैंकों को पैसा लेंड करता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, BPLR इसको बोलते हैं, कई बार एब्रीवेशन भी आ चुका है, एनुअल परसेंटेज रेट, रिवर्स रेपो रेट और MCLR। तो MCLR भी याद रखिएगा, कई बार इसके बारे में पूछा गया, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट और एक BPLR। तो देखो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जरूर जरा ध्यान लगाइए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, RBI की, ये बात कर रहा है RBI की और किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। तो जब RBI कॉमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है तो कौन कौन से रेट यूज करता है। एक रेट तो होता है कौन सा, रेपो रेट, ठीक है, दूसरा होता है MSF और तीसरा रेट होता है कौन सा, बैंक रेट। ये कुछ 3 रेट हैं। ऑल दीज 3 रेट यूज्ड बाय RBI वाइल लेंडिंग द लोन। तो जब RBI मार्केट में पैसा लेंड करने जाएगा तो इन 3 रेट का इस्तेमाल करेगा, रेपो रेट का, MSF का, बैंक रेट का। BPLR कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक, जब पब्लिक को पैसा लेंड करता था, लेकिन फाइनली इतना यूज में नहीं है। MCLR कौन यूज करेगा, जब बैंक पब्लिक को लोन लेंड करेगा, ऐसा कोई रेट होता नहीं है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब RBI बोरो करेगा किससे, कॉमर्शियल बैंक से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आई थिंक अब आपको आंसर क्लियर होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह कौन सा, रेपो रेट, ठीक है। सो बाय यूजिंग द रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड लोन टू कॉमर्शियल बैंक। तो ये याद रखिएगा 3 रेट का यूज किया जाता है RBI के द्वारा। एक रेपो रेट है, दूसरा MSF है और थर्ड आता है बैंक रेट। लेकिन कब रेपो रेट का इस्तेमाल होगा,
कब एमएसएफ का इस्तेमाल किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, और कब बैंक रेट यूज होगा, ये हम लोग कभी किसी थ्योरी के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर याद रखिएगा, जो कई बार एग्जाम में आया है वो याद रखिएगा। आरबीआई यूज्ड रेपो रेट टू लेंडिंग द लोन टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक्स यूज्ड 3 रेट्स टू लेंड लोन टू पब्लिक। जब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन लैंड करने जाएंगी तो ये याद रखिएगा 3 रेट यूज होंगे, ठीक है। बीपीएलआर जो इस समय यूज नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद आया था कौन सा, बेस रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट है कौन सा आपका, एमसीएलआर। तो इन 3 रेट के बारे में ये कॉमर्शियल बैंक कब यूज करता है, जब पब्लिक को पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा, ठीक है। और ये कौन यूज करेगा, आरबीआई, जब किसको पैसा लैंड करेगा, बैंक्स को, ठीक है, या उसके अपने क्लाइंट्स को। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से ये मैंने बोला कि जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये सभी आए हुए हैं, तो बहुत सावधानी से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि हु सप्लाइज इंटरेस्ट चार्ट फॉर डिफरेंट मैच्योरिटीज एंड फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। आपने देखा होगा, जैसे हम सीनियर सिटीजन डिपॉजिट की बात करते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट की हम बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं हम केवीपी की, किसान विकास पत्र की। फिर हम बात करते हैं दूसरा एक और रहता है आपका कौन सा, सुकन्या समृद्धि योजना की। तो कुछ स्पेसिफिक डिपॉजिट हैं, ठीक है। अब नेशनल अगर हम उसकी बात करने जाएं, सिटीजन डिपॉजिट की भी बात करने जाएं, सीनियर सिटीजन की या किसान विकास पत्र की या सुकन्या समृद्धि योजना की, तो हर एक डिपॉजिट का एक इंटरेस्ट चार्ट बन के आ जाता है, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो क्वार्टरली में इन डिपॉजिट्स पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा उसका एक इंटरेस्ट चार्ट बन के आ जाता है। वह यही पूछ रहा है कि ये इंटरेस्ट चार्ट कौन प्रिपेयर करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो बड़ा सावधानी से आपने इसमें टिक करना है, बड़ी आप मिस्टेक भी हो सकती है। ये इंटरेस्ट चार्ट कौन बनाता है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, आईबीए, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईबीआरडी और अदर देन द गिवन ऑप्शन। तो देखो जरा, आईबीआरडी तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आईबीआरडी अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक है। जब आपको आंसर डायरेक्ट ना मिले तो आप ऑप्शन चेकिंग किया करिए। आप पहले ये देखिए कि गलत ऑप्शन कौन है, उसको निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कई प्रोसेस होते हैं एक्चुअली में। आप जब किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन किस लाइन में दिया गया है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, आप क्या चीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। तो पहली चीज़ यही ना, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी थ्योरी में आपको क्वेश्चन किस में दिया गया, डिफरेंट मैच्योरिटीज पर इंटरेस्ट रेट चार्ट कौन प्रिपेयर करता है, ये पूछा गया। तो आईबीआरडी की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है ना कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके 5 ग्रुप हैं, ठीक है, आईडीए, आईएफसी, आईबीआरडी, मीगा और आईसीएसआईडी। आप ये पढ़ते हैं ना, तो ये 5 ग्रुप का, 5 ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, ये हो नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड नहीं करती, ठीक है। आरबीआई नहीं, आरबीआई किसको डिसाइड करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, इसको डिसाइड करता है आरबीआई। तो लास्ट आंसर क्या बच गया, ऑप्शन आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको क्लियर समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आईबीए। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, इंडियन बैंकिंग, याद रखेगा, एसोसिएशन। कई बार पूछा गया है, एक बार एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा चुका है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट विच लोकेशन, मुंबई। आई होप कि क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट नहीं होगा अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करंट अकाउंट बिकम्स डोरमेंट अकाउंट व्हेन देयर आर नो विड्रॉवल फॉर द लास्ट। तो ये यार 2017 में आ चुका है, और उससे भी पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में जाकर के अपना अकाउंट खोला, बैंक में जाकर के आपने अपना कोई अकाउंट खोला और आपने पैसे जमा कर दिए, ठीक है। तो ये अकाउंट कब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोरमेंट में। तो या तो ये डोरमेंट पूछ सकता है, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे एक तरीके से और वर्ड यूज करता है, इनएक्टिव अकाउंट, या फिर इनऑपरेटिव। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है। 2017 जो मेंस में क्वेश्चन आया था वो इस तरीके से आया था, ठीक है, विच अकाउंट इज नोन एज द इनऑपरेटिव अकाउंट। ऑपरेटिव का मतलब क्या है कि आप कंटिन्यूअस क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में और डेबिट हो रहा है,
इनएक्टिव का मतलब क्या है कि ना तो क्रेडिट हो रहा है और ना ही डेबिट हो रहा है। तो उस अकाउंट में जो आपने बैंक में खोला हुआ है उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन से ना तो कोई पैसा डेबिट हुआ और ना ही कोई क्रेडिट हुआ, तो कैसा चला जाएगा, डॉर्मेंट अवस्था में, इनएक्टिव में या इनऑपरेटिव में। और अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्टिव रहेगा। तो ये याद रखिएगा, इसका जो टोटल टाइम पीरियड रखा गया है वो कितना रखा गया जाता है, 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स रखा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि इफ देर इज नो क्रेडिट एंट्री इन एनी बैंक अकाउंट, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर, देन दैट अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू द डॉर्मेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आई थिंक आंसर क्लियर रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कोई भी करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई अगर आपने एफडी और आरडी किया हुआ है तो डेफिनेटली एफडी आरडी में तो बार बार पैसा जमा नहीं करना है, एफडी में तो वन टाइम डिपॉजिट है और आरडी में एक रिकरिंग टाइम में आपने पैसा जमा करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉमिस ही किया होता है आरडी में इस तरीके से। हाँ, तो डॉर्मेंट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादातर वह किसकी होती है, सेविंग अकाउंट की, बट करंट अकाउंट भी मे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट में लास्ट 2 ईयर्स तक यानी कि 24 मंथ तक कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं हुई है तो उस अकाउंट को फिर बाद में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉर्मेंट कैटेगरी में लेके चले जाते हैं, या फिर इसको किस में कैटेगरी में डाल दिया जाता है, इनएक्टिव। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस डॉर्मेंट को या इनएक्टिव को फिर से एक्टिव कराना है तो आपको बैंक की ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी ब्रांच में आपने, और साथ में कुछ आपने अमाउंट पैसा डिपॉजिट करना होगा, मे बी 500 या फिर 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो चुका था वह दोबारा से कैसा हो जाएगा, एक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा। आई होप कि अब ये क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है फिर वही, अभी हमने आईबीए से रिलेटेड किया था क्वेश्चन, तो आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आर डिटरमाइंड बाय। तो आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, मे बी शायद मैंने बिगिनिंग में समझाया भी था, ये हिंट भी दिया था। तो आपने बैंक में गए और जाके अपना पैसा जमा कर दिया सेविंग अकाउंट में। ठीक है, मान लीजिए कि आपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया, तो आपने जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया है उस पर इंटरेस्ट रेट को कौन डिसाइड करेगा, जरा बताइए। आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बैंक इटसेल्फ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर देन द गिवन ऑप्शन। तो भाई एक बेसिक सी चीज़ सोचिए जरा, मान लीजिए आपका एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है, मेरा एसबीआई में, तो आपने अपनी एचडीएफसी में जाके 10,000 जमा किए और मैंने एसबीआई में 10,000 जमा किए, तो क्या वो बैंक दोनों को सिमिलर इंटरेस्ट रेट देगी? तो बिल्कुल आंसर है नहीं। ठीक है, एवरी बैंक प्रोवाइड डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आपने समझा होगा ना कि हर एक बैंक का डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो ये जो याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट होता है दैट डिसाइड बाय द बैंक इटसेल्फ। तो जो इंटरेस्ट रेट है ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, बैंक इटसेल्फ। तो दो चीजें आपने यहाँ पे क्लियर करनी है, आपने देखा होगा। ठीक है, ऑन द डिपॉजिट बैलेंस इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ, सो द इंटरेस्ट रेट वेरी बैंक टू बैंक। तो हर एक बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा डिपॉजिट बैलेंस पे वो डिफरेंट होगा। लेकिन तो पहले मैं आंसर समझा दूं, आंसर क्लियर होगा मे बी अभी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा, बैंक इटसेल्फ। तो इंटरेस्ट रेट वेरी बैंक टू बैंक, ये क्लियर है ना। तो इंटरेस्ट रेट होगा वेरी बैंक टू बैंक, आई होप की क्लियर। ठीक है, तो अगर मिनिमम इंटरेस्ट रेट की बात करता है तो आरबीआई होगा, लेकिन अगर सिर्फ सिमिलर बैंक इंटरेस्ट रेट की बात करता है तो बैंक इटसेल्फ होगा। आई होप क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आंसर क्या होगा, पहले पढ़ लीजिएगा। द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यार आरबीआई का हेड कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ बैंकिंग ऑफिसर, आरबीआई गवर्नर, या ऑप्शन ई। तो आई थिंक ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इजिली बता सकते हैं कि आरबीआई के हेड कौन होता है। ठीक है, तो आरबीआई में आपने मालूम होगा कि अगर आरबीआई में हम देखा जाए तो टोटल 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीबीडी। इन 21 में 5 ऑफिशियल होते हैं और टोटल 16 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। अगर इनमें देखा जाए तो 5 में एक आपका आरबीआई गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 2 डिप्टी गवर्नर जिसमें से आरबीआई ग्रेड भी पोस्ट से लिए जाते हैं और 2 को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आरबीआई जब करेंगे तो हम लोग करने जाएंगे डिटेल में। तो अगर इन सभी में हम आरबीआई के हेड की बात करने जाएं तो कौन होता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, चीफ बैंकिंग ऑफिसर होगा, आरबीआई गवर्नर। तो क्लियर सी बात है यार कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेड कौन होता है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, तो
जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आई होप कि क्लियर होगा, आरबीआई गवर्नर। और इस समय जो आरबीआई के 25th गवर्नर है, याद रखिएगा, मिस्टर शक्तिकांत दास साहब। ठीक है, तो पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम था ओस्बॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख, और प्रेजेंट में जो 25th आरबीआई गवर्नर उनका नाम है मिस्टर शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी हमने किया था, आपको याद है, एक चेक से रिलेटेड पार्ट समझा था, एक हमने किया था सीटीएस, हमने समझा था एक सीटीएस टेक्नोलॉजी में जो 2010 में आई, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज को एक्सचेंज किया जाता है बैंक टू बैंक, और वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्या कहलाती है, एमआईसीआर। एमआईसीआर समझाया था कि ये 9 डिजिट का कोड होता है जो दो बैंकों के बीच में एक्सचेंज किया जाता है, 9 डिजिट कोड होता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि इन एमआईसीआर सी स्टैंड फॉर व्हाट। कभी कभी तो पूरा एब्रिविएशन पूछा जाता है, आज के समय एब्रिविएशन बहुत आते हैं एग्जाम में। आप आईबीपीएस और आरआरबी में देखें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एब्रिविएशन मिल जाते हैं। ठीक है, और या फिर एक नया पैटर्न आ जाता है कि उस पूरे एब्रिविएशन में किसी एक अल्फाबेट को उठाएगा और उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यूपीआई पूछा जाता है, एमआईसीआर पूछा गया था, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, तो ये एब्रिविएशन आते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो सी का मीनिंग क्या है, कोड, कलर, कंप्यूटर, करेक्टर, तो ये नन ऑफ दिस। तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा पहले तो बच्चों, एमआईसीआर का जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक, ठीक है, इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो एमआईसीआर का जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, और यही इमेज सीटीएस टेक्नोलॉजी के अंडर एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन टू बैंक्स डिजिटली। ये 9 डिजिट का एक कोड होता है जिसमें जो बिगिनिंग के 3 डिजिट होंगे, ठीक है, वो किसको दिखाएंगे, पहले सिटी कोड को। ठीक है, मिडिल के जो 3 डिजिट होंगे वो किसको दिखाएंगे, अगर हम बात करने जाए बैंक कोड को, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे याद रखिएगा ये दिखाएंगे किसको, ब्रांच कोड को। तो इस तरीके से टोटल कितने का रहता है, 9 का, बिगिनिंग के 3 सिटी कोड, ठीक है, और ये किसको दिखाते हैं आपके, बैंक कोड को, और लास्ट में जो रहता है आपका 3 ये किसको दिखाएगा, ब्रांच कोड को। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एमआईसीआर का पूरा फुल फॉर्म याद रखना है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, जिसमें सी का मीनिंग क्या है, करेक्टर। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 12 का डी ऑप्शन। सीटीएस कब आया था, 2010 में, कितने डिजिट का कोड, 9, और इसमें से सारी चीजें ये क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 का क्लियर हो गया होगा कि राइट आंसर जब हम टिक करने जाएंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पेशेंस से समझिएगा पहले तो, व्हाट डज आरबीआई रेगुलेट थ्रू ओएमओ। ओएमओ की बात हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ क्या है आप जानते होंगे कि अंडर द ओएमओ आरबीआई आइदर सेल द जीसेक टू द मार्केट और आइदर आरबीआई परचेज द जीसेक फ्रॉम द मार्केट। While RBI sell the GSEC into the market, then RBI want to absorb liquidity, surplus liquidity from the market. And when RBI purchase GSEC, government security from the market, then RBI want to inject the liquidity in the market. अब आंसर पे हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि फ्लो ऑफ एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है। बी में बोल रहा है बोरोइंग पावर ऑफ बैंक्स। सी इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। डी लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, और ई का मतलब नन ऑफ दिस। तो बताइए जरा आप राइट आंसर क्या टिक करने जाएंगे। ओएमओ क्या है, मैं आपको फिर से समझा दूं। ओएमओ इज द स्ट्रॉन्ग टूल दैट इज यूज्ड बाय आरबीआई, ठीक है, टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी और टू अब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। टू इंजेक्ट द इकोनॉमी liquidity in the economy, RBI purchase the GSEC from the market, and to absorb the surplus liquidity from the market, RBI sell the GSEC। तो अब RBI सेल करेगा GSEC को या परचेज करेगा ओएमओ में, वह किसके लिए, किसको मैनेज करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है, लिक्विडिटी। भाई डी कब सही होता है, सी ऑप्शन कब सही होता है, जब इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बोथ होता, ठीक है। तो जो राइट आंसर आप टिक करने जाएंगे कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो जब भी आरबीआई ओएमओ में या तो जीसैक को याद रखिएगा, या तो जीसैक को सेल करेगा, या फिर आरबीआई जीसैक मतलब बॉन्ड्स की बात हो रही, परचेज करेगा। सेल और परचेज कब करेगा, या सेल तो कब करेगा जब मार्केट में बहुत सरप्लस पैसा होगा, इन्फ्लेशन होगा। परचेज कब करेगा, जब इंजेक्ट करना होगा, डिफ्लेशन होगा। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना ही क्या होता है, जब आपकी क्या बैलेंस हो मार्केट में, मनी सप्लाई हो। मनी सप्लाई को क्या हम कह सकते हैं, लिक्विडिटी।
तो इसको हम फ्लो ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते थे, ठीक है, इसको हम लोग फ्लो ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते थे, या फिर क्या भी कह सकते थे, लिक्विडिटी। तो ओएमओ का जो मेन एम है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, या टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, या टू कंट्रोल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ द पब्लिक। तो नंबर ऑफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझा होगा। इन्फ्लेशन क्या है, हायर इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब मैक्सिमम मनी सप्लाई होगा या फिर लेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो दो कॉज हो सकते हैं, मोर मनी सप्लाई कंपेयर टू डिमांड, या फिर लेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर टू डिमांड। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो आरबीआई की बात हो रही तो मनी सप्लाई की बात करने जाएंगे। रेज इंटरेस्ट रेट, रेज करंट सप्लाई, रिड्यूस करंट सप्लाई, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको समझाया कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन की दो कॉज हैं। देखो बच्चों, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस। जनरल प्राइस मतलब बेस प्राइस, कि पहले 2012 में कोई प्रोडक्ट 12 रुपए का आता था, अब जाकर के वो 20 रुपए का आ रहा है। तो बेस प्राइस 12 था लेकिन अब जाकर के 20 हो गया। तो जब बेस प्राइस में जनरल इंक्रीमेंट हो तो उसको हम क्या नेम देते हैं, इन्फ्लेशन। दो कारण होते हैं, या तो गुड्स एंड जो सर्विसेज की सप्लाई है डिमांड के कंपेयर में बहुत लेस होगी, इस वजह से डिमांड बढ़ी होगी और प्राइस बढ़ गए होंगे, या फिर एक्सेस मनी सप्लाई होगा और एक्सेस मनी सप्लाई पुल द डिमांड। तो एक ये कारण होगा। तो आरबीआई की बात है तो एक्सेस मनी सप्लाई की बात होगी। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर सप्लाई को रेज करेंगे तो भाई इन्फ्लेशन और बढ़ाया जाएगा। रिड्यूस इफेक्ट करेगा लेकिन इतना बड़ा नहीं, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है, राइट आंसर याद रखेगा आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द बैंक। तो बैंक का फंक्शन क्या नहीं है, प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस, सीलिंग म्यूचुअल फंड, डिसाइडिंग पॉलिसी रेट्स। हाँ, तो क्या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये किसका फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आई थिंक आपको मिल ही गया, ठीक है, इट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हिट द बेल आइकन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे कोड को यूज करना मत भूलिएगा। मेरे कोड का नाम है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।